चलिए दोस्तों, आपकी मुलाकात करवाता हूँ मशीन आर रेट के एक बहुत अच्छे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या गिवन है। यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द 3 मशीन्स। 3 मशीन का जानकारी आपको दिया है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड। ओके, देखिए क्या क्या गिवन है। डेप्रीसिएशन गिवन है, टोटल 20,000 है। मशीन ए का 7500, बी का 7500 और सी का 5000। ठीक है, ओके। स्पेयर पार्ट का क्या है, मशीन ए में 4000, मशीन बी में 4000 और मशीन सी में 2000। अच्छा, ये खर्चे डायरेक्टली गिवन है। पावर का खर्चा टोटल 40,000 है, पर किस में कितना जाएगा ये गिवन नहीं है। इसका मतलब पक्का हमें किसी रीजनेबल बेसिस के आधार पर जितने भी खर्चा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कुछ ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं जैसे कि डेप्रीसिएशन और स्पेयर पार्ट, पर कुछ नहीं है, उन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आपको याद होगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी, कुछ उस तरीके का काम यहाँ पर होने वाला है। कंज्यूमेबल स्टोर्स गिवन है, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, इनडायरेक्ट लेबर, बिल्डिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस, एनुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटले। ध्यान से बेटा, कॉस्ट में इंटरेस्ट का खर्चा कंसिडर हम नहीं करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट के खर्चा को हम कॉस्ट नहीं मानते हैं, ठीक है। इसके बाद है मंथली चार्ज फॉर रेंट एंड रेट्स, ठीक है। मंथली चार्ज फॉर रेंट एंड रेट्स हो जाएगा सैलरी ऑफ फोरमैन। ध्यान रखें, सैलरी है, वेजेस नहीं है। सैलरी ऑफ अटेंडेंट दिया है, ओके। आगे लिखा है द फोरमैन एंड अटेंडेंट कंट्रोल ऑल द 3 मशीन एंड स्पेंड इक्वल टाइम ऑन देम। इसका मतलब ये हो गया कि जो फोरमैन है और जो अटेंडेंट है उनका जो सैलरी है उसको तीनों मशीनों में इक्वल हमें बांटना होगा, क्योंकि वो तीनों मशीन्स पर इक्वल टाइम डिवोट करते हैं, ओके। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, पक्का ये क्यों दी गई होगी, बेसिस के लिए है ना, कि अपन बेसिस क्या यूज़ करेंगे। देखिए क्या क्या गिवन है, डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन है, ओके। रेशियो ऑफ किलोवाट रेटिंग गिवन है और फ्लोर स्पेस गिवन है, ओके। और फिर आगे कुछ और भी जानकारी दी गई है। देयर आर 12 हॉलीडेज बिसाइड संडेज इन द ईयर। अच्छा, 12 छुट्टियाँ होंगी संडे के अलावा, ठीक है। ऑफ विच 2 वर ऑन सैटरडेज। अच्छा, तो टोटल छुट्टियों में संडे तो हुई है, 12 हॉलीडे अलग से हुई है, और उन 12 हॉलीडे में 2 बार सैटरडे हुआ करता था, ठीक है। द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वर्क्स 8 आवर्स इन अ डे, बट सैटरडेज आर हाफ डेज, ठीक है। ऑल मशीन वर्क एट 90% कैपेसिटी थ्रू आउट द ईयर एंड 2% रीजनेबल फॉर ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मतलब कई बार मशीन चलते चलते ख़राब हो जाना, बंद हो जाना, इस टाइप का है ना, तो ये भी होता है। यू आर रिक्वायर्ड टू वॉट, मशीन आर रेट आपको निकाल ली है आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरिंग दी फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या है, आप एन इंक्रीज ऑफ 15% इन दी प्राइस ऑफ स्पेयर पार्ट। बहुत बढ़िया, स्पेयर पार्ट की प्राइस 15% से बढ़ गए हैं, तो जो खर्चा ऊपर गिवन था पहले उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद उसे लिखा जाएगा। एन इंक्रीज इन दी 25% इन दी कंजम्पशन ऑफ स्पेयर पार्ट फॉर मशीन बी एंड सी ओनली, ओके। मतलब स्पेयर पार्ट के प्राइस के साथ साथ उनका कंजम्पशन भी बढ़ गया है 25% से, लेकिन ये केवल मशीन बी और सी में ही बढ़ा है। 20% जनरल इंक्रीज इन वेज रेट। ध्यान रखें, वेज रेट को बढ़ाना है तो 20% बढ़ाना है, लेकिन ध्यान से सैलरी नहीं बढ़ाना है। वेज बोला है मतलब वेज रेट ही बढ़ानी है, मतलब सैलरी ऑफ फोरमैन और अटेंडेंट नहीं बढ़ेगी, केवल वेजेस बढ़ेगी। और वेजेस क्वेश्चन में केवल क्या है, इनडायरेक्ट वेजेस के नाम से ये रही, ठीक है, ओके। चलिए तो हम आ जाते हैं सॉल्यूशन पर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 और उसका ये रहा आपके पास सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में पहले हम क्या करते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म कर देते हैं। आइए, इंश्योरेंस को किस आधार पर बांटेंगे, तो देखिए बेटा, इंश्योरेंस को नॉर्मली बांटा जाता है कॉस्ट ऑफ मशीन के आधार पर। जिस मशीन की जितनी कॉस्ट होगी उसमें उतना उसका उतना इंश्योरेंस का खर्चा रहेगा। लेकिन सिंस हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ मशीनरी गिवन नहीं है, इसलिए हमें डेप्रिसिएशन के बेसिस पर इसे बांटना होगा। इस बात को हमें नोट बनाकर लिखना भी है, आगे दिखाऊंगा मैं आपको, मैंने लिखा भी है यहाँ पर पीछे, ठीक है। देखो ये रहा, इंश्योरेंस of machine is normally distributed on the basis of cost of machine, but since cost of machine is not available, we are distributing it on the basis of depreciation। तो मशीन की कॉस्ट अवेलेबल नहीं है तो मशीन का डेप्रिसिएशन अवेलेबल है, उसके आधार पे बांट सकते हैं आप, ठीक है। नोट डाउन करने वाला पॉइंट है। इनडायरेक्ट लेबर को हम डायरेक्ट लेबर के आधार पे बांटते हैं। डायरेक्ट लेबर आवर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो उसके आधार पे बांट देंगे हम 24,000 को 6,000, 9,000 और 9,000 में।
सर ये तो 20,000 था ना, 24,000 कहाँ से हो गया? देखो इनडायरेक्ट वर्कर कितना था, इनडायरेक्ट लेबर कितना था, 20,000 था। तो बेटा उन्होंने कहा था ना कि इसको बढ़ाना है, देखो ये बोला है 20%, तो 20,000 का 20% कितना होगा? 4,000। तो 20,000 की जगह ये कितना हो जाएगा? 24,000। 24,000 करके हमने उसको बांट दिया, तो आ गया 6,000, 9,000, 9,000, है ना। ओके। बिल्डिंग मेंटेनेंस एक्सपेंस को फ्लोर स्पेस, जिसका ज़्यादा स्पेस होगा, जिस मशीन डिपार्टमेंट का स्पेस ज़्यादा होगा उसके मेंटेनेंस एक्सपेंस ज़्यादा लगेंगे, है ना। तो फ्लोर स्पेस के आधार पे हमने मेंटेनेंस के खर्चे को बांट दिया। रेंट और रेट्स को हमने फ्लोर स्पेस के आधार पे, ऑब्वियसली रेंट स्पेस के आधार पर ही लगता है। सैलरी ऑफ फोरमैन और अटेंडेंट का जो भी खर्चा था वो शायद मंथ का गिवन था। देखो बेटा कहाँ गया? हाँ, ये रहा पर मंथ, ये भी रहा पर मंथ। तो पहले हमने उसको ईयर में कन्वर्ट किया और फिर इक्वल में बांट दिया, क्योंकि वो सभी मशीनों पर इक्वल टाइम डिवोट करते थे। तो 20,000 इंटू 12, 2,40,000, और फिर इसको बांट दिया अपन ने इक्वल, ऐसे ही इसको बांट दिया। सैलरी ऑफ अटेंडेंट को 60,000 आया, 5,000 पर मंथ था, तो 12 महीने का 60,000 हो गया, और 60,000 के 3 टुकड़े कर दिए, 20,000, 20,000 और 20,000। अच्छा ध्यान रखो बेटा, ये जो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं मशीन आर रेट निकालने के लिए, ये 1 साल का है ना, मतलब हम सारे खर्चे 1 साल के हैं जो हम ऐड करने वाले हैं। क्यों सर 1 साल का क्यों करने वाले हैं? क्योंकि जो आपको मशीन आर्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है वो भी 1 साल की दी गई है, ठीक बात है। इसलिए हमने खर्चों का टोटल भी 1 साल का ही करना है। तो जो खर्चे पर एनम में नहीं थे उनको हमें पर एनम में कन्वर्ट करना है, जैसे कि हमने सैलरी ऑफ फोरमैन और अटेंडेंट को कन्वर्ट कर लिया है, ठीक बात है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। आगे डेप्रिसिएशन गिवन था, देख लीजिए डेप्रिसिएशन कहाँ गया, ये रहा 7,500 और 5,000 ये गिवन था। स्पेयर पार्ट स्पेशल पॉइंट है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। स्पेयर पार्ट का क्या करेंगे? तो गिवन क्या है? 4,000, 4,000, 2,000। तो इनको हमें इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ कैसे करेंगे? देखो ये रहा स्पेयर पार्ट में 15% तो प्राइस बढ़ा है। तो एक काम करते हैं, प्राइस तो सभी में बढ़ा है, तो कितना गिवन था? 4,000, 4,000 और 2,000। तो 4,000 प्लस 15% कर दो, फिर से 4,000 प्लस 15% कर दो, और 2,000 प्लस 15% कर दो। तो ये तो सबकी प्राइस बढ़ा दिए। अब जो भी आया उसमें अभी कितना परसेंट और बढ़ाना है? अभी हमें 25% और बढ़ाना है, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ा है। लेकिन ये 25% केवल किस में बढ़ाना है? इन्होंने दिया है बी और सी में ही बढ़ाना है। तो फिर अपन 25% बी और सी में बढ़ा देंगे, एक केस में नहीं बढ़ाएंगे, है ना। तो ये रहा आपका कंजम्पशन का, कहाँ रहा स्पेयर पार्ट का? ये रहा 4,000, 4,000, 4,000। देखो 15% पहले हमने ये बढ़ा दिया, ठीक है। तो आ गया 4,400, 4,400, 2,300। 25% से कंजम्पशन बढ़ाना है, केवल यहाँ और यहाँ बढ़ाना है, टोटल आ जाएगा ये। ध्यान रखो बेटा, आप ऐसा भी कर सकते थे कि पहले 25% बढ़ा दो, एक केस में ना बढ़ाते, बी और सी में पहले 25% बढ़ा देते और फिर बाद में 15% बढ़ा देते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप पहले 15% बढ़ाओ या 25% बढ़ाओ, आप कैलसी पर चेक कर लीजिए, वही आता है ना। तो ये कोई इशू नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो स्पेयर पार्ट आ गया अपना 4,600, 5,750 और 2,875। तो अभी तक स्पेशल बातें हमें जो मिली हैं उन पर आप फोकस करना। एक स्पेयर पार्ट स्पेशल पॉइंट हो गया। दूसरा, इंश्योरेंस को हमने डेप्रिसिएशन के आधार पर बांटा, ये भी स्पेशल पॉइंट है, ठीक है। और हमने केवल सैलरी को नहीं बढ़ाया है, वेजेस को ही बढ़ाया था, ध्यान दें आप, है ना। उन्होंने वेजेस बोला तो वेजेस को ही बढ़ाना है, सैलरी को नहीं बढ़ाना है। ओके, पावर का क्या है? किलोवाट रेटिंग में हमने बांट दिया, कोई इशू नहीं है। कंज्यूमर स्टोर्स गिवन है, तो कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये सब करने के बाद दोस्तों हमारा टोटल आ रहा है मशीन ए का 30,100, बी का 25,750 और सी का 25,375, ठीक बात है। ओके, अब हमें इन्हें डिवाइड करना है आर से, ताकि मशीन आर रेट हमारी निकल जाए तीनों मशीन की अलग अलग। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा, एक चीज़ और है, इन्होंने क्या करा है, ये जो मैंने पढ़ा है अभी 30,100, 25,750 और 25,375, ये तो मशीन एक्सपेंस है। मशीन एक्सपेंस मतलब जो अपने मशीन के साथ चलने वाले खर्चे होते हैं, जैसे अपन रनिंग एक्सपेंस बोलते हैं ना, रनिंग एक्सपेंस या वेरिएबल एक्सपेंस आप बोल सकते हो, है ना। टोटल अगर देखें तो टोटल ये रहा, देखो 1,95,100। ये इन्होंने क्या करा है बेटा, स्टैंडिंग चार्जेस ये रहे, रनिंग चार्जेस मतलब जो आपके मशीन के साथ मशीन के चलने पर डिपेंड करते हैं, या वेरिएबल खर्चे जो होते हैं वो अलग से लिखें, और फिर दोनों को जोड़ दिया। तो इन खर्चों को जोड़ दिया तो आपके आ गए ये तीनों खर्चे हैं।
एक 95-100, एक 93-750, एक 64-375। बस अब इसको डिवाइड करना है, मशीन आर से तो काम हो जाएगा। तो अब सबसे स्पेशल पॉइंट हम आप पढ़ने वाले हैं, हमें इफेक्टिव मशीन आवर्स निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, तो सुनिए बहुत ध्यान से, क्वेश्चन को आप एक बार और पढ़ लेना। उन्होंने कहा था कि अपन वो लाइन पढ़ लेते हैं, ये रही, देयर आर 12 हॉलीडेज बिसाइड संडेज इन द ईयर, ऑफ विच 2 वर ऑन सैटरडेज। तो 52 संडे, 52 संडे तो छुट्टी हुई होगी, 12 दिन और छुट्टी रही, और उन 12 दिन में 2 बार ऐसा था जब सैटरडे था, ठीक है, मतलब 4 आवर्स वाले डे थे वो, और हम 8 घंटे काम करते हैं। सैटरडेज हमारे यहाँ हाफ डे होता है, ठीक है। फिर जो भी यहाँ से आवर्स निकल के आएंगे, ये सब डेज के आवर्स घटाने के बाद, उसका 90% पर हम काम करते हैं, और उसमें भी 2% तो हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है। चलो देख लेते हैं। 365 दिन एक साल में होते हैं, बहुत बढ़िया। उसमें से 52 दिन तो छुट्टी होती ही है, ठीक है, और 12 दिन छुट्टी और हो गई, तो टोटल 64 डेज तो हो गई छुट्टी। तो ये तो हटाई दो, ये इन दिनों में तो ऑफिस या फैक्ट्री बंद ही थी। तो 365 में से 64 दिन गए, बचे कितने, 301 दिन बचे। बहुत अच्छा। अब क्या करें, 301 दिन में 50 तो हो गए सैटरडे, मतलब पहले हम 4 घंटे वाले डेज अलग कर लें, तो 301 दिन में से 50 तो हो गए सैटरडे। 50 क्यों सर, वो तो 52 होना चाहिए ना, हर दिन 52 होते हैं, तो संडे भी 52 और सैटरडे भी 52 होना चाहिए। तो 2 दिन आपके कहाँ चले गए थे, इन 12 दिनों में 2 सैटरडे शामिल हो चुके हैं। तो अभी सैटरडे केवल कितने बचे हैं, 50। तो 50 सैटरडे को 4 आवर्स के हिसाब से काम हुआ, तो हो गया 200 आवर्स, ठीक है। अब 301 में से 50 दिन गए तो बचे 251 दिन। अब 251 दिन तो 8 घंटे ही काम हुआ होगा, तो टोटल हो जाएगा 2008 घंटे। 2008 प्लस 200 टोटल हो जाएगा 2208 घंटे। और इसका 90% पर हम काम करते हैं, तो आ जाएगा 1987.2 आवर्स। और इसमें भी 2% क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब मशीन चलते चलते रुक जाती है, ख़राब हो जाती है, तो ये बच जाता है आपका इफेक्टिव वर्किंग आवर्स, इफेक्टिव मशीन आवर्स 1947। एक डाउट मन में आता है कि सर हम पहले 2208 में से 2% घटा दें, फिर उसका 90% निकालें, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो ऐसा इसलिए नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि क्या है, पहले हमें वो आवर्स निकालने पड़ेंगे जिन आवर्स में मशीन चली है। मतलब 2208 में 90% मतलब 1987, इतने घंटे मशीन चली है, और जिन घंटों में मशीन चली होगी उन्हीं में तो ब्रेक डाउन होगा, तो मतलब 2% उन्हीं आवर्स का होगा ना जिनमें मशीन चल रही होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने पहले 90% निकाला है, मतलब 10% घटाया है, एक तरीके से आप ऐसा ही बोल सकते हो, और फिर 2% घटाया है, तो आया है 1947.456 आवर्स। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी हमारे खर्चे आए थे, कितने कितने आए थे, 1,95,100, 1,93,750 और 1,64,375, इसको डिवाइड कर देंगे अपने आर से 1947 से, तो आपकी आ जाएगी मशीन आर रेट। ओके, ठीक है।